मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पाठ तृतीय में हीगल के विचारों का अध्ययन करेंगे। हीगल के आदर्शवाद संबंधी विचारों का अध्ययन मैंने पिछली क्लास में आपको कराया और मैंने आपको बताया कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक रहा, जो कि उग्र आदर्शवादी विचारकों में उसका नाम गिना जाता है। तो कल हमने परिचयात्मक संदर्भ में हीगल के विचारों का और आदर्शवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, किस रूप में हीगल के विचारों में समाहित हैं, उसका अध्ययन हमने कर लिया था। बच्चों, आज हम हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे। द्वंद्वात्मक पद्धति, जैसा कि आपको नाम से ही विदित है, वह पद्धति जो द्वंद्व पर आधारित है। तो हीगल का ये मानना है कि जो भी विकास हुआ है, सृष्टि का जो विकास हुआ है, वो द्वंद्व के आधार पर हुआ है। द्वंद्व में उसने एक पद्धति दी है जिसके 3 भाग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और हीगल का ये मानना है कि संपूर्ण सृष्टि का विकास इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। तो प्रोफेसर सेवाइन के अनुसार हीगल की राजनीतिक विचारधारा का महत्व 2 बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला है द्वंद्वात्मक प्रणाली और दूसरा है राष्ट्रीय राज्य का आदर्श स्वरूप, जो कि हीगल ने बताया है। हीगल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रकृति का विकास कभी एक सीधी रेखा के माध्यम से नहीं हुआ। हीगल का ये मानना है कि जो भी विकास हुआ है वो टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है। तो इस तरीके से हीगल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई है, उसमें उसका ये मानना है कि जो भी एक घटना होती है या जो भी एक विचार आता है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा विचार आता है और दोनों में आपस में संघर्ष होता है और फिर एक क्रिएटिव विचार निकलता है जो कि संवाद का द्योतक होता है। तो एक विचार जो आया वो वाद है, उसके अगेंस्ट जो विरोधी विचार आया वो प्रतिवाद है, और उन दोनों के मिश्रण से जो एक नया तत्व निकल कर आया वो संवाद है। तो संवाद को हीगल एक रचनात्मक का, एक क्रिएटिविटी का द्योतक मानता है और उसका ये कहना है कि संघर्ष के द्वारा ही एक नए रूप में जो कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यवस्था है, वो सामने आती है। हीगल के अनुसार विकास की इस प्रक्रिया में निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं वो उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित हो जाती हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं। निम्नता नष्ट न होकर उच्चतम ग्रहण कर लेती है, उच्चता ग्रहण कर लेती है। विकसित होने के पश्चात कोई भी वस्तु वह नहीं रहती है जैसे कि वो पहले थी, यानी कि वो मूल रूप में नहीं रहती है, उसमें बदलाव आता है, वो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में चली जाती है। और ये जो बदलाव है और जो आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो इस विकासवादी प्रक्रिया को हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली कहता है। तो द्वंद्वात्मक प्रणाली, द्वंद्व पर आधारित प्रणाली। सर्वप्रथम द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग यूनानी चिंतन में दिखाई दिया, यूनानी लोगों ने किया और इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने तर्क के आधार पर नवीन सत्य की वो खोज करते रहे। तार्किक आधार का उन्होंने सहारा लिया। इसी संदर्भ में हीगल की द्वंद्व की जो ये प्रक्रिया है, इसको वैचारिक क्षेत्र में हीगल ने लागू किया है, इसलिए इसके द्वंद्ववाद को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद भी कहते हैं। और उसने बताया है कि सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु जो है उसका एक मौलिक रूप होता है। जो मौलिक रूप है वो क्या होता है? वाद होता है, यानी थीसिस। विकासवाद के अनुसार जब वो बढ़ता चला जाता है और इसका विकास उसके मौलिक रूप के बिल्कुल विपरीत होता है, तो वो स्थिति प्रतिवाद की होती है, एंटीथीसिस जिसे हम कह सकते हैं। और समय बीतता चला जाता है, वाद और प्रतिवाद इन दोनों में आपस में इनका मेल होता है, इनमें आपस में जो विरोधी तत्व हैं एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तब एक नई जो चीज़ है वो सामने आती है, एक नई वस्तु का नया स्वरूप आता है, वो स्थिति है संवाद। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन तीनों ये जो चरण हैं, इससे सृष्टि का विकास होता है और इसको उसने स्वीकार किया है। और हीगल ने कहा है कि ये जो विकास होता है वो एक सीधी गति से नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी गति से इस तरीके का जो विकास है वो होता है। तो इस चीज़ को उसने स्वीकार किया है और इसको हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने बताया वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हीगल ने समाज और राज्य के विकास का अध्ययन किया है। उसने बताया है, देखिए इसमें उसने बताया वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद क्या है? यूनानी राज्य।
संवाद प्रतिवाद क्या है? धर्म राज्य, तो दोनों आपस में आ गए, यूनानी राज्य तो थे ही और धर्म राज्य आ गए, इन दोनों में संघर्ष हुआ और संवाद में कौन सा राज्य आया? राष्ट्रीय राज्य, जिसकी की बात हीगल ने करी है। तो इस तरीके से हम हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझ सकते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति को समझ सकते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताओं को जो हम बच्चों देखते हैं, तो पहली विशेषता है यह पद्धति स्वतः प्रेरित है और स्वतः संचालित स्थिति में है और इसी आधार पर यह निरंतर प्रतिगामी है, ये निरंतर विकास करती रहती है। द्वंद्वात्मक पद्धति प्रकृति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? निरंतर प्रगति करना। हीगल का यह मानना है कि मानव प्रकृति के निर्धारित करने वाला तत्व जो है वो विश्व आत्मा है। विश्व आत्मा की बात जो है वो हीगल कर रहा है और ये विवेकपूर्ण विश्व आत्मा अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है। अपने विकास के लिए जिन अवस्थाओं को धारण करती है वो क्या है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, और लक्ष्य सिद्धि तक वो पहुंचती है और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यह व्यवस्थित मानव प्रवृत्ति द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही संभव है, इसके बिना ये संभव नहीं है। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, हीगल का मानना है कि प्रकृति और विकास दो परस्पर वस्तुएं या शक्तियों के द्वंद्व का परिणाम है। संघर्ष ही विकास का साधन है, ऐसा हीगल का मानना है, और संघर्ष की प्रक्रिया में ही वाद, प्रतिवाद और संवाद को जन्म देती है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, कोई नई चीज़ सामने नहीं आएगी, क्योंकि जो भी विकास हो रहा है वो संघर्ष का ही परिणाम है। हीगल की यह मान्यता है कि संघर्ष की इस समस्त प्रक्रिया में विचार की प्रमुख स्थिति प्राप्त होती है। विचार ही पदार्थ को नियंत्रित करता है, उसको निर्धारित करता है। इसलिए हीगल का द्वंद्ववाद आध्यात्मिक द्वंद्ववाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हीगल ने आध्यात्मिक द्वंद्ववाद दिया है। मार्क्स जब आप पढ़ोगे तो मार्क्स ने एक भौतिक द्वंद्ववाद दिया है। मार्क्स ने भी वाद, संवाद, प्रतिवाद की बात करी है, लेकिन मार्क्स का मानना है कि जो भी विकास होता है वह सीधी रेखा से होता है। उसने भौतिक तत्व को महत्व दिया है, लेकिन यहाँ हीगल विचारों को महत्व दे रहा है, और विचार किससे जुड़े हुए हैं? व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आध्यात्मिक द्वंद्ववाद यदि आपसे माना जाए तो आप यही कहेंगे कि उसने आत्मा की बात करी है, उसने विचारों को महत्व दिया है। अपने द्वंद्वात्मक जो आध्यात्मिक द्वंद्ववाद का आधार उसने विचारों को बनाया है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विरोधी तत्वों में संघर्ष होता है, विरोधी तत्व आपस में टकराते हैं, उनमें टकराव से नए विचारों का जन्म होता है। इस तरह प्रगति की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। संवाद आता है और संवाद से फिर पुनः वाद आ जाता है। तो ये वाद, संवाद, प्रतिवाद, संवाद, ये इसकी प्रक्रिया के चरण हैं। द्वंद्वात्मक विशुद्ध तर्क की अत्यंत निराकार धारणा से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति विचार के साकार रूप, अपनी पूर्ण व्यापकता तथा साकारता के साथ निरपेक्ष बुद्धि के दर्शन के रूप में होती है। तो ये उसने, हीगल ने अपने विचार जो हैं वो इसमें दिए हैं। तो अब हम इसकी यदि प्रमुख हम आलोचना देखें तो क्या है? तो बौद्धिक प्रक्रियाओं को यदि हम समझने की दृष्टि से हीगल के विचार देखते हैं तो बच्चों वास्तव में वो बहुत उपयोगी हैं। लेकिन सभी विचारकों का जो सोच होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो अपना अपना होता है। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से हीगल के विचारों की आलोचना करी, उसके द्वंद्ववाद की आलोचना की है। तो उसकी प्रमुख आलोचना निम्न है। पहला, आलोचकों का मानना है कि हीगल ने इस पद्धति को मनमाने ढंग से और बहुत ही जहाँ उसको आवश्यकता हुई उसको बहुत खींचतान करके इसको अपनाया है। ऐसे तथ्यों पर भी लागू किया है जिन पर उसे इस पर सफलता नहीं मिलेगी, उन पर भी इसने लागू करने की बात करी है। हीगल पूरे विश्व पर द्वंद्वात्मक पद्धति को लागू करना चाहता है। वो पूरे विश्व को 3 भागों में बांटता है, एक तो पूर्वी युग, दूसरा यूनानी युग और तीसरा रोमन या जर्मन युग। इन युगों के अतिरिक्त वह किसी भी युग के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो आलोचक कहते हैं कि यह जो पद्धति है वे वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि इन 3 युग के अलावा भी कई युग हमको इतिहास में दिखाई देते हैं। तो केवल पद्धति में जो यूनानी युग है, पूर्वी युग है, उसने उसको वाद कहा, यूनानी युग को संवाद, प्रतिवाद कहा, और जर्मन युग को उसने संवाद कहा। बोले तीनों के माध्यम से हम विकास को नहीं देख सकते। तो ये एक बहुत ही अस्वाभाविक प्रक्रिया है द्वंद्ववाद की, तो ये सही नहीं है। दूसरी आलोचना, इस पद्धति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं में संघर्ष की धारणा निराधार है, क्योंकि हीगल ने माना है संघर्ष ही प्रकृति का सूचक है। तो आलोचक कहते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि यदि संघर्ष होता तो इतिहास में न तो राज्य रहता न समाज रहता, आपस में सब कुछ
टूटकर और बिखर जाता, संघर्ष होकर समाप्त हो जाता। लेकिन इस पद्धति में जो ये संघर्ष की बात करी है कि संघर्ष ही प्रगति का सूचक है, वो सही नहीं है। संघर्ष से रचनात्मक अवस्था आए ये संभव नहीं होता। जैसे कि उन्होंने बताया है, जो स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने बताया कि कलावाद है, धर्म प्रतिवाद है और संवाद है दर्शन। तो इस तरीके का उदाहरण कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने बोला तो है, लेकिन कला और धर्म आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये जो उन्होंने बातें बताई हैं, इसका कोई तार्किक ठोस जो सबूत है वो दिखाई नहीं देता। तार्किक आधार पे इसको उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करी, तो ये भी आलोचना है। तीसरा है वैज्ञानिकता का अभाव। हीगल की इस पद्धति में किसी भी बुरी अवस्था से अच्छी अवस्था प्राप्त की जा सकती है, ऐसा हीगल ने बोला है। लेकिन इस पद्धति का प्रयोग हीगल ने प्रशिया के निरंकुश राजतंत्र को विश्व में सबसे अच्छा राजतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिया का जो निरंकुश राजतंत्र है अच्छा राजतंत्र है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र बच्चों आप जानते हो कि जब राजा स्वेच्छाचारी हो जाता है, जनता का शोषण करता है, तो किस तरीके से वो एक अच्छा हो सकता है। तो चूंकि हीगल, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक उग्र आदर्शवाद की बात करता है, ये व्यक्ति की सारी जो स्वतंत्रता है वो राज्य को देता है, राज्य के अंदर ही मानता है। उसका ये मानना है कि राज्य के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व सही नहीं है, पूर्ण नहीं है। व्यक्ति को सारी जो स्वतंत्रता है उसका उपभोग राज्य के अंतर्गत ही करेगा। तो इस तरीके से राज्य को उसने साध्य माना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो कहीं ना कहीं उसने द्वंद्ववाद के आधार पर एक ऐसे राज्यों को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करी है जो कि निरंकुश थे। तो ये भी सही नहीं है, वैज्ञानिकता का इसमें अभाव रहा। लेकिन फिर भी चाहे इसकी कितनी भी आलोचनाएं हो जाएं, लेकिन तब भी राजनीतिक विचारधारा में हीगल के जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट करने में हीगल सहायक रहा। विरोधी तत्व को जाने बिना हम सत्य का पता नहीं लगा सकते। एक ही यदि राज्य में दो विचार हों, मान लीजिए एक लोकतंत्र चाहता है और एक चाहता है राजतंत्र, तो उन दो विचारों में हम किस तरीके से अंतर करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे एक नई चीज़ का जन्म होगा। इन सब विचारों को जानने के लिए हीगल के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीगल ने जीवन संघर्ष का, उसने कहा कि जीवन संघर्ष का रंगमंच है, निरंतर संघर्ष होते हैं और संघर्ष ही प्रकृति का आधार है। इस सत्य की ओर हीगल या द्वंद्ववाद हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो योगदान है ये बहुत ही उपयोगी है। रसेल ने इनके योगदान के संदर्भ में कोट किया है, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति मानव मन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि यह मानव मन विरोधी मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है। तो मानव को आगे बढ़ने का एक ये साधन है कि किस तरीके से एक क्रिएटिविटी की ओर मानव अग्रसर होता है। तो ये तो हमने आज हीगल की द्वंद्ववाद का अध्ययन किया। अब अगली क्लास में हम इसके राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे।